जावेद साहब, शोले का स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले क्या आपके और सलीम साहब के दरमियान कोई ऐसी डिस्कशन हुई थी कि कोई बहुत बड़ी फिल्म लिखनी है या कोई बहुत यादगार फिल्म तख्लीक करनी है? देखिए, हम लोग जब शोले का ख्याल आया था और जब लिखना शुरू किया था, तो ये जहन में बिल्कुल नहीं था उस वक्त कि ये कोई बहुत बड़े पैमाने पे पिक्चर बन जाएगी या इसकी बहुत बड़ी कास्ट हो सकती है या मल्टी स्टारर एक प्लान करनी है। ऐसा कुछ नहीं था। वो हुआ ये कि जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट बनती गई, स्क्रीन प्ले की शक्ल बनती गई, ये एहसास हमको हुआ कि इसमें तो ऐसे कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं कि हर कैरेक्टर में एक बड़ा एक्टर लिया जा सकता है। जब हम ये सोच के कहानी बनाएं कि बहुत सारे बड़े एक्टर लेने हैं, तो फिर कहानी ज़बरदस्ती बनाई जाती है। लेकिन ये कहानी ऐसे नहीं बनाई गई थी। ये कहानी का आइडिया तो सिर्फ शुरू हुआ था कि एक वो ठाकुर का कैरेक्टर और दो लड़के। अब जब वो बनना शुरू हुई तो उसका जो कैनवस बना तो फैलता गया, बड़ा होता गया। उसमें बहुत साइड कैरेक्टर्स भी बड़े अच्छे आते गए, हीरोइन के कैरेक्टर बड़े उम्दा बन गए। तो वो जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तब हमें पहली बार ये एहसास हुआ कि इसे तो बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जा सकता है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी साहब जैसे थे कि जो वाकई दिलदार आदमी थे। उन्होंने, देखिए, आज कहना तो आज तो अब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की बातें होती हैं, लेकिन उस वक्त जब इतनी बड़ी मार्केट नहीं होती थी तो उन्होंने जिस तरह से इस पिक्चर पे पैसा खर्च किया, तो वो लोग कहते थे कि सिप्पी साहब को क्या हो गया है, कुछ मेरे ख्याल से होश खो गए इनके, ये तो किस एक दीवानगी का काम कर रहे हैं। वाकई ये जिस तरह से बनाई गई उस वक्त, वो उन्हीं का कलेजा था कि वो बना सकते थे। कि एक जहाँ वो रामगढ़ एक जगह थी जो कि समझिए बेंगलोर से कोई 70-80 मील पे थी, और रोज़ हम लोग ड्राइव करके सुबह जाते थे वहाँ शूटिंग के लिए। वहाँ एक पूरा गांव लगाया गया था, सड़क बनाई गई थी, जहाँ पूछे ऊपर वो हवेली बनाई गई, और वहाँ पर एक एक शूटिंग के लिए इक्विपमेंट और गैजेट्स बनते थे। ऐसी ट्रॉलीज बनती थी कि जो इस्तेमाल हो सके। हम मसलन अगर वो साइकिल पे गाना गा रहे हैं धर्म जी और वो तांगे पे है तो साइकिल टेढ़ी हो जाती है, अब उसके लिए कैसे वो शॉट लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। हर जगह गेटरी होती थी, स्पेशल ट्रॉलीज बनती थी, एक पूरा कारखाना लगा हुआ था। और जो पुल लकड़ी का बनाया गया था जो क्लाइमेक्स में ब्लास्ट होता है, वो सब पूरा बनाया गया था। तो एक तो प्रोड्यूसर बहुत ज़बरदस्त हमको मिले। फिर मतलब बाहर के लोगों ने आके उसके जो एक्शन सीन्स थे जिस तरह से किए, वो कभी हिंदी स्क्रीन पे आए ही नहीं थे, हिंदुस्तानी फिल्म में देखे ही नहीं गए थे। फिर उसको 70 mm किया गया, स्टीरियोफोनिक किया गया। तो कैरेक्टर्स, कहानी, फिर उसकी मेकिंग, फिर प्रॉपर कास्टिंग उसकी, कभी कभी होता है कि वो सारी बातें सही बैठ जाती हैं। जावेद साहब, कहा जाता है कि जब फिल्म रिलीज हुई तो इनिशियल रिस्पांस को इतना खास नहीं था। डू यू एग्री ऑन दिस? जब वो पिक्चर रिलीज हुई थी तो उसकी रिपोर्ट बड़ी ख़राब थी और रिव्यू उसको दिए गए कि ये तो फेल हो गई है, और इसका मातम फिल्म इंडस्ट्री ने कर भी लिया था। सो कंडोलेंस मीटिंग भी कर दी थी। मतलब ये कि प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर भी हिल गए कि भाई ये तो हाउसफुल नहीं हो रहा है, क्या किस्सा है। और 3 हफ्ते तक ऐसा ही रहा। तो उस 1 हफ्ते के कंप्लीट होने के बाद सलीम साहब ने और मैंने जो ट्रेड पेपर जितने हैं उनमें एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया that we Salim Javed guarantee that this picture will earn more than 1 crore in every territory. 1 crore मतलब हम लोग जोक हो गए, लोग हंसने लगे हम पे। 1 करोड़ रुपया अब तक तो किसी पिक्चर ने कमाया ही नहीं था। तो कहने लगे भाई ये तो बावले हो गए हैं, ये बिल्कुल शायद नाकामी के गम ने इन्हें दीवाना बना दिया है। लेकिन हम भी गलत साबित हुए एक तरह से, इसलिए कि उसने 1 नहीं 3 करोड़ किया। तो हमको ये यकीन था कि चलेगी, और हम ये तो नहीं जानते थे कि ऐसे चलेगी। और इतने बरसों के बाद मैं उस पिक्चर के बारे में इंटरव्यू दे रहा हूँगा। अब की अगस्त में उस पिक्चर को रिलीज़ हुए 40 साल हो जाएंगे। तो ये किसे ख्याल था कि 40 साल बाद भी ये मौजूद गुफ्तगू रहेगी। जावेद साहब, जब शोले लिखी जा रही थी तो आप लोगों की बहुत सारी हिट फिल्म आ चुकी हुई थी और आपका करियर अपने पीक पर था।
तो क्या कास्टिंग में भी आप लोगों की से होती थी? देखिए, रमेश सिप्पी साहब के साथ हम लोगों ने बड़े क्लोजली काम किया है। यश चोपड़ा और रमेश सिप्पी, सलीम जावेद की जो टीम थी, ये दो डायरेक्टर थे जिनके साथ बिल्कुल समझिए हमारा परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी। तो हर चीज़ में हमारा पार्टिसिपेशन रहता था। ये कास्टिंग भी जो पिक्चर की होती थी, एक एक चीज़ उस पर हम लोग साथ में डायरेक्टर के काम करते थे, बातचीत करते थे, डिस्कशन होता था। तो इस पिक्चर की जो कास्टिंग है उसमें भी यकीनन हम लोगों का पार्टिसिपेशन था। जावेद साहब, एक बात ट्रेड के बहुत से सीनियर्स बताते हैं कि आप दोनों गब्बर के कैरेक्टर में किसी और एक्टर को लेना चाहते थे। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो वह एक्टर कौन था? ये बिल्कुल हकीकत है। ओरिजिनली डैनी साइन हुए थे गब्बर का रोल करने के लिए, लेकिन डैनी के साथ मसला ये हो गया कि उन्होंने एक और पिक्चर भी की हुई थी, धर्मात्मा साइन की हुई थी फिरोज़ खान साहब के लिए, और फिरोज़ खान साहब को अफ़गान हुकूमत ने एक सर्टन पीरियड दिया कि भाई इस ज़माने में आके आप शूटिंग कर सकते हैं। तो उन्हें तो तभी जाना था, और अब इनके पास चॉइस थी कि भाई अब वो ये पिक्चर करें या वो पिक्चर करें। तो उन्हें एक पिक्चर तो छोड़नी थी और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। इनके कॉस्ट्यूम बन चुके थे, लेकिन और वो अफ़गानिस्तान चले गए। तो अब हम बग़ैर विलन के रह गए। पिक्चर सर पे थी, डेट्स बाकी स्टार्स की मिल चुकी थी। तो थोड़े से पीरियड में किसे ढूंढें, कई बार डिस्कशन हुए, सोचा गया ऐसे ले लें, उससे ले लें, ऐसे। तो अब ये भी देखिए इत्तेफाक की बात है, 1963 में जब मैं कॉलेज में था तो मैं यूथ फेस्टिवल में डिबेट में गया था। दिल्ली में यूथ फेस्टिवल हुआ करता था और हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पर ग्रुप्स आते थे, डिबेट में, सिंगिंग में, डांस में, ड्रामा में। तो ये अमजद और इम्तियाज़ जो उनके बड़े भाई हैं, ये ऐ मेरे वतन के लोगों के नाम से एक प्ले लाए थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी का, और वहाँ मैंने स्टेज पे देखा था और क्या काम किया था अमजद ने, कमाल का। तो मेरे जहन में था और मैं अक्सर सलीम साहब से जिक्र करता था ऐसे ही कि जैन साहब का जो बेटा है मैंने स्टेज पे देखा है और बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अब जब विलन का यहाँ मसला हुआ तो मुझे ये बात याद नहीं आई थी कि मैंने कहा है कई बार, ये बात सलीम साहब को याद आई। और सलीम साहब ने कहा भाई आप कहते थे कि वो बड़ा अच्छा काम करता है तो क्यों ना उसे बुलवाएं। फिर हमने रमेश सिप्पी साहब से बात की, फिर उन्हें बुलाया गया, फिर उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ और फिर वो आ गए और वो गब्बर हो गए। जावेद साहब, जब शोले लिखी जा रही थी तो आप और सलीम साहब पूरे स्टार्स बन चुके थे बहुत सी हिट फिल्में देकर, और सुनने में ये भी आता है कि शोले में सबसे ज़्यादा मुआवजा राइटर्स ने ही लिया था। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो ये बात सही नहीं है। उस वक्त धर्म जी बहुत बड़े स्टार थे, हेमा मालिनी बहुत बड़ी स्टार हो गई थी। हाँ, अमिताभ बच्चन नए नए आ रहे थे, तो अमिताभ बच्चन की प्राइस इतनी नहीं थी और उनको तो ये खुशी थी कि फिल्म मिल गई, इसलिए कि जय का जो कैरेक्टर था उस पर बहुत लोगों की आंखें थी। अब जिन्हें नहीं मिला उनका नाम लेना तो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये कि जब वो पिक्चर की मुहूर्त हुई और उसकी जो पार्टी हुई उसमें बहुत सारे स्टार्स इस उम्मीद से आए कि उन्हें मालूम था कि इस पिक्चर में एक और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो अभी खाली है। और बहरहाल वो जैसा अमिताभ बच्चन ने किया मैं नहीं समझता कोई और कर सकता था, और मुझे खुशी है कि उन्होंने किया और उन तक ये रोल पहुंचा। जावेद साहब, हिस्ट्री में तो बेशुमार ऐसी फिल्में हैं जिनके मेजर कैरेक्टर्स बहुत हिट हुए और लोगों को साल साल याद रहे। शोले की खास बात यह है कि इसके मेजर कैरेक्टर्स तो हिट हुए थे, इसके माइनर कैरेक्टर्स भी हिट हुए, जैसे सांबा और कालिया। और ये वो कैरेक्टर थे जिनके एक एक डायलॉग था। तो आखिर आप लोगों ने ऐसा क्या फॉर्मूला इजाद किया कि छोटे छोटे एक एक डायलॉग के कैरेक्टर्स भी हिट हुए और 40 साल बाद भी लोगों को याद है? जी हाँ, मुझे मतलब उसके बारे में कुछ बात करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इमोडेस्ट की बात है। अपनी पिक्चर के बारे में क्या इस तरह से बात करे आदमी, हैरत भी होती है थोड़ी कि मुझे दुनिया की कोई फिल्म का ध्यान नहीं आता कि जिसमें इतने कैरेक्टर्स इतने बरसों तक जाने पहचाने रहे हों। देखिए,
जैसे गॉन विद द विंड है, बरसों हो गए उसे रिलीज़ हुए, लेकिन उसमें आप जो रेड बटलर का कैरेक्टर है या जो हीरोइन का कैरेक्टर है वो आपको आज तक याद है, जिक्र होता है उसका। या स्टार वॉर्स है, उसके बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो मशहूर हैं और आज भी उनका डार्थ वाटर के बारे में आप बात करते हैं। गॉडफादर है, उसके बहुत सारे कैरेक्टर लोगों के जहन में हैं, चाहे वो माइकल हो या सनी हो। लेकिन अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो जितने कैरेक्टर, जिसने एक डायलॉग उस पिक्चर में बोला है, वो भी लोगों को इस तरह से याद है कि आज तक वो एडवर्टीजमेंट्स में इस्तेमाल होता है। एक कैरेक्टर है तेरा क्या होगा कालिया, उसने सिर्फ एक जुमला बोला है, सरदार मैंने तुम्हारा नमक खाया, बस एक ही डायलॉग है। एक कैरेक्टर है सांभा, उसने एक ही डायलॉग 3 वर्ड का बोला है, पूरे 50,000। तो ऐसे भी जो कैरेक्टर्स है, मौसी, अब छोटे छोटे कैरेक्टर ये आज तक सिटकॉम्स में इस्तेमाल होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज़ में होते हैं। इनका रेफरेंस आपको दूसरी फिल्मों के डायलॉग में मिलता है, इनका रेफरेंस आपको टीवी सीरियल्स में मिलता है। इतनी लंबी, मैं तो मेन कैरेक्टर्स की बात ही नहीं कर रहा, उन्हें तो जाने दीजिए। ये जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं ये भी, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर मालूम होता तो हम फिर कर देते। जावेद साहब, कैरेक्टर्स की बात हो रही थी, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस फिल्म को लिखते हुए आपने सबसे ज़्यादा किस कैरेक्टर को एंजॉय किया? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मेरे ख्याल से 40-45 फिल्में लिखी हैं और उनमें चंद कैरेक्टर्स हैं जिनको वाकई लिखने में लुत्फ़ आया था। और बल्कि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस कैरेक्टर को हैरत से देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि अभी अगला सीन जो 2 सीन के बाद ये फिर आएगा, तो अब के देखते हैं क्या बोलता है, क्या सामान इस्तेमाल करता है। स्क्रीन प्ले में ये तो लिखा है कि ये बात कहनी है इसे, ये कहेगा कैसे? तो खुद आप डिस्कवर कर रहे होते हैं उस कैरेक्टर को। वो मुझे लुत्फ़ गब्बर के साथ आया। गब्बर की अपनी एक ज़बान थी, उसका एक अपना तरीक़ा था बात करने का, और उसके जो अल्फाज की चॉइस है वो भी कुछ निराली थी, वो यूजुअल नहीं थी। वो अगर संजीव कुमार को खींच के लाया जा रहा है और संजीव कुमार स्ट्रगल कर रहा है तो उसे देख के कह रहा है कैसा फड़फड़ा रहा है। अब ये फड़फड़ाना इंसान के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है ये अजीब एक्सप्रेशन है। या ये कि वो कहता है कि ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच, अब खुरच खुरच लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, ये एक अलग चीज़। तो उसकी जो सारी ज़बान थी वो, और जो वोकेबलरी थी, जो उसके अल्फाज का इस्तेमाल था, वो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग था। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता था कि अब देखें क्या बोलता है ये और ये कैसे बोलेगा। तो ये कभी कभी होता है। ये लुत्फ़ गब्बर के साथ आया था। जावेद साहब, कोई ऐसा वाक़या जो इस फिल्म के साथ जुड़ा हो और आप लोग आज भी याद करके हंसते हैं? वो पिक्चर में पूरी स्क्रिप्ट वगैरह तो लिख ली थी हमने, सब डायलॉग, और लेकिन एक ख्याल आया जब फाइनल कि इसमें एक हाईलाइट सीन चाहिए सेकेंड हाफ में धर्मेंद्र के लिए। वो को थोड़ा फ्लैट हो रहा है कैरेक्टर, तो डिस्कशन हुआ और ये तय हुआ कि अच्छा वो ऐसे टंकी पे चढ़ जाएगा और वहाँ से बोलेगा बोले, लेकिन डायलॉग नहीं हुए थे। मैं बेंगलोर में था तो रोज़ बात होती थी, भाई उसके डायलॉग लिख लो ज़रा। तो मैं कहता हाँ, रोज़ सुबह फिर शूटिंग पे चला जाता, वहाँ सारा पूरा स्टार कास्ट वहाँ गप्पे मारते रहते थे। शाम को आते आते इतने थक गए होते 80 मील ड्राइव करके, और फिर अपना महफिल में बैठ गए और फिर रह गया। और वक्त आया कि जब मुझे अगले दिन सुबह जाना था तो मैं सोचा सुबह जल्दी उठ के कर दूँगा, मगर फिर लेट ही उठा। अब मेरे पास कागज़ कलम और मैं कार में एयरपोर्ट जा रहा हूँ और उसमें लिख रहा। एयरपोर्ट पहुँच गई गाड़ी, सीन मुकम्मल नहीं हुआ, मैं नीचे उतर के बोनट पे कागज़ रखा और लिखते लिखते लिखते, और जैसे ही कंप्लीट हुआ और वो बोल रहे हैं आपका बोर्डिंग कार्ड निकाल लिया, आप चलिए वो प्लेन छूट जाएगा। तो मैं 1 मिनट रुक जाओ, लिख के वो दे दिया कि भाई वो हमारे एक असिस्टेंट थे खलील साहब जो लिखा हुआ हमारा फेयर करते थे कि उसको दे दे रहा हूँ। वो मतलब दोबारा पढ़ा भी नहीं, वो सीन ही कंप्लीट हुआ था कार के बोनेट पे, और वो उस पिक्चर की इतनी बड़ी हाईलाइट बन गया। जावेद साहब, अगर शोले का आज रीमेक बनाया जाए तो इस सिलसिले में आपके क्या तासुरात हैं? ये तो मैं तब सोचूं जब मैं सोचूं कि इसे दोबारा बनाना चाहिए।
कुछ बातें होती हैं जो सही बैठ गई हैं, हो गई हैं, अब उन्हें दोबारा करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं रीमेक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, देखिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जो रीमेक्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मदर इंडिया हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी फिल्म है जो महबूब खान साहब ने बनाई थी। वो रीमेक थी एक फिल्म की, औरत की, जो महबूब खान ने मदर इंडिया से कुछ 16-17 साल पहले बनाई थी, ब्लैक एंड वाइट में। मगर जब उन्होंने बनाई तो उसे और इम्प्रूव करके और बेहतर करके बनाया। जैसे सहगल साहब की देवदास थी, उसके बाद जो बिमल रॉय ने, जो कि उस सहगल साहब की देवदास में वो कैमरामैन थे, फिर उन्होंने एज ए डायरेक्टर बनाया दिलीप साहब के साथ। तो ऐसा बनाया कि लगा कि हाँ भाई कमाल कर दिया, और दिलीप साहब का जो परफॉर्मेंस था वो देख के जी खुश हो गया। तो अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अब मुग़ल आज़म की जो कहानी है वो तो पहले बन चुकी थी अनारकली के नाम से, लेकिन जिस तरह मुग़ल आज़म में वो पेश की गई उसका कोई जवाब है। मैं तो समझता हूँ मुग़ल आज़म की जो स्क्रिप्ट है वो तो यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू लिटरेचर में पढ़ाई जानी चाहिए, इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट है वो तो वाकई अदब पारा है। अब उसके बाद मैं सोचूँगा ऐसे मुग़ल आज़म दोबारा बना ले, भाई क्यों? अब ये क्लासिक्स बन गए, इन्हें छोड़ दीजिए, इनको सिर्फ देखिए, अक़ीदत और मोहब्बत से ख़त्म कीजिए। ये पिक्चर जो है, ये कहानी जो है, जितनी अच्छी बन सकती थी उतनी अच्छी बन गई। अब हम इसे दोबारा बना के इसमें कौन से नए सुर्खाब के पर लगा सकेंगे? अगर लगा सके तो ज़रूर बनाना चाहिए। मतलब 10 कमांडमेंट जो है वो 3 बार बनाई है सिसिल बी डिमेली ने, लेकिन हर बार उससे इम्प्रूव करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आ गई थी, बजट्स बढ़ गए थे, तो जिस तरह से वो बना सकते थे वो बनाई। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जब शोले देखते हैं तो आपको उसकी टेक्निक में, उसकी टेकिंग में, उसके इफ़ेक्ट्स में कोई कमी नहीं महसूस होती, उसके परफॉर्मेंसेस में आपको लगता नहीं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, बस अब ये ठीक है, हो गया। तो इसका रीमेक कोई रीज़न मुझे, अब कल को आप गॉडफादर रीमेक करें जो मार्लन ब्रेंडो और के साथ बनी थी, तो क्या करेंगे आप? और क्यों करेंगे? उससे अच्छी तो ये बन नहीं सकती जैसे बन गई है। या गॉन विद द विंड या साउंड म्यूज़िक, ये अब दोबारा वैसी तो नहीं बन सकती। ये इसमें जितना रस था वो निकाल लिया गया, तो इसको रीमेक करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।